गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी नई क्लास, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आरबीआई से जुड़े हुए क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसके लिए सारे क्वेश्चंस जितने भी आरबीआई जुड़े हुए एग्जामों में आए हुए हैं, आरबीआई के इतिहास से लेकर वर्तमान तक, हम सारे क्वेश्चनों को आज कवर करने वाले हैं एक प्रॉपर स्लाइड के माध्यम से। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन 1926 के द्वारा की गई थी। वर्ष 1926 में एडवर्ड हिल्टन यंग एक व्यक्ति थे। इनके अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, और इस कमीशन ने जो कब आया था 1926 में, हमको डेट जरूर याद रखना है। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने सबसे पहले भारत में आरबीआई की स्थापना के लिए प्रयास किए थे और अपना इस बात पर निर्णय दिया था कि हाँ, भारत में एक रिजर्व बैंक की स्थापना होनी चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, तो हमको याद रखना है हिल्टन यंग कमीशन 1926। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस क्वेश्चन को 2 साल पहले बिहार पीएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो हमको ध्यान से इसको याद रखना है, हिल्टन यंग कमीशन 1926। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि इस कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान से देखिए। इस कमीशन को, इसका अन्य नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। अच्छा, आवाज सभी को क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही हो तो इसमें कमेंट करके हम लोग को जरूर जानकारी देंगे, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो हम उसको क्लियर कर पाएँ। ओके, थैंक यू। अन्य नाम रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। तो क्या हमको समझ में आ गया कि आरबीआई की स्थापना की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी? हिल्टन यंग कमीशन, जो कब आया था 1926 में। इस कमीशन को अन्य नाम से भी जाना जाता है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अध्यक्ष कौन थे? एडवर्ड हिल्टन यंग। तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे कि हिल्टन यंग कमीशन कब आया? 1926 में। इसका अन्य नाम क्या है? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? एडवर्ड हिल्टन यंग। क्लियर एवरीवन? अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, 1926 में जब हिल्टन यंग कमीशन की ने सिफारिश की, उसके बाद वर्ष 1931 में 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति आई। भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, और इस समिति ने जांच की कि किस प्रकार से भारत में आरबीआई की स्थापना की जा सकती है। उसके बाद वर्ष 1934 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 से 5 बार एग्जामों में आ चुका है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया था? तो 1934 में। इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। किस अधिनियम के तहत? 1934 में जो अधिनियम आया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। तो 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को, ये क्वेश्चन कई बार एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, यूपीटीईटी, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण आगे आएगा, जो वर्ष 1949 में हुआ था। नेशनलाइजेशन इज डिफरेंट, नेशनलाइजेशन अलग बात है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल स्थापना की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया? 1934 में। भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति कब आई? 1931 में। ये उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी हमको याद जरूर रखना है अगर एग्जामों में आ जाता है तो। नेक्स्ट, जब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, तब इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय बनाया गया, वो मुख्यालय कहां पर बनाया गया? कलकत्ता में। दोस्तों, हमको ये जानकारी होना चाहिए कि 1935 से लेकर 1937 तक, देखिए
1935 से आरबीआई की स्थापना जब से हुई 1937 तक मुख्यालय कहां पर रहा? कलकत्ता में। और फिर उस मुख्यालय को 1937 में बंबई स्थापित कर दिया गया था। कब? 1937 में। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थापित कर दिया गया था? बंबई में। और वर्तमान में भी आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में स्थित है। ये आप देख सकते हैं इस फोटो के माध्यम से। ये आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय है जो कहां पर है? कलकत्ता में। तो फिर से मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूं आपको, पुरानी स्लाइड से लेकर एक बार ध्यान से देखिए। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की? हिल्टन यंग कमीशन, जो कब आया था? 1926 में। इसका अन्य नाम क्या है? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। अध्यक्ष कौन थे इसके? एडवर्ड हिल्टन यंग। नेक्स्ट इज भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति कब आई? 1931 में। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया? 1934 में। इसी 1934 के अधिनियम के तहत अगले ही वर्ष 1935 में हमने किसकी स्थापना कर दी? आरबीआई की स्थापना कर दी 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहां पर बनाया गया? कलकत्ता में बनाया गया। यह मुख्यालय 1935 से लेकर कब तक रहा? 1937 तक। और 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थापना कर दी इसकी? मुंबई में, जिसको हम पहले बंबई के नाम से जानते थे, आज मुंबई के नाम से जानते हैं। एक बात ध्यान से याद रखिए, जब आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुई तब हम इसको फेडरल बैंक के नाम से जानते थे। किस बैंक के नाम से? फेडरल बैंक। शायद ये पिंक कलर आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं वाइट कलर से लिख दे रहा हूं। हम इसको फेडरल बैंक के नाम से जानते थे, फेडरल बैंक। तो आरबीआई का पुराना नाम क्या था? फेडरल बैंक। नेक्स्ट, इसके आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट करते आइए अपनी कॉपी में। बिल्कुल क्लासिफाइड पॉइंट है सारे, सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। अर्थात वर्तमान मुख्यालय इसका कहां पर है? मुंबई में। ये देखिए, ये इसके वर्तमान मुख्यालय की बिल्डिंग है जो मुंबई में स्थित है। कई मंजिला ऊंची बिल्डिंग हमको दिख रही है। नेक्स्ट इज आरबीआई का पुराना नाम। आरबीआई का पुराना नाम फेडरल बैंक ऑफ इंडिया था। क्या था? फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने पुरानी वाली स्लाइड में आपको बताया था। जब इस बैंक की स्थापना की गई तो कितने रुपए से की गई? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जब फेडरल बैंक की आरबीआई की स्थापना की गई तो उसमें कुल कितने पैसे निवेश किए गए थे? तो हमको याद रखना 5 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 5 करोड़ रुपए की लागत से हमने आरबीआई की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, बैंकिंग विनिमय अधिनियम। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई तो उसके बाद जितने भी संस्थान थे, इन सभी संस्थानों का हम नेशनलाइजेशन कर रहे थे। इन सभी संस्थानों का हम राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कर रहे थे। ये सभी संस्थान हम भारतीय सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत इनका निर्माण करना, इनको शक्ति प्रदान करना और इनको और मजबूती प्रदान करना, इसी को हम कहते थे इसका गवर्नमेंटाइजेशन करना, राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन। तो ध्यान से सुनिए, वर्ष 1949 को भारत सरकार एक बैंकिंग विनिमय अधिनियम लेकर आई। इसको भी याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। बार बार इसको, स्लाइड को देखिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, कॉपी में लिखिए, रिवाइज करिए। देखिए, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब आया? 1949 में। और इसी अधिनियम के तहत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया। और 1 जनवरी 1949 को, कब? 1 जनवरी 1949 को हमने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और तब से इस फेडरल बैंक का नाम बदलकर क्या हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हाल ही में इस साल एमपीपीएससी 2022 के पेपर में आया है, अभी 2 महीने पहले। 2 महीने भी छोड़िए, 1 महीने पहले जो अभी एमपीपीएससी 2022 का एग्जामिनेशन हुआ है, उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को। हालांकि उसमें 1 जनवरी नहीं लिखा था, केवल 1949 पूछा गया था, तो हमको याद रखना है।
और बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब आया? ये भी 1949 में ही जनवरी में 1 जनवरी को आया था। इसी अधिनियम के तहत हमने इसको नेशनलाइजेशन किया। तो वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। पुराना नाम क्या है इसका? फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। प्रारंभिक पूंजी निवेश, कितने पैसे हमने निवेश किए थे आरबीआई की स्थापना के लिए? 5 करोड़ रुपए। बैंकिंग विनिमय अधिनियम क्या आया था? 1949 में। और इसी अधिनियम के तहत हमने आरबीआई का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया 1 जनवरी 1949 को। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का स्वरूप, कैसा स्वरूप है? तो देखिए, आरबीआई में एक गवर्नर होता है, जो अभी हाल ही में शक्तिकांत दास साहब हैं, 2018 से आईएएस है, हिस्ट्री से बीए और एमए है, और भारत सरकार के बहुत अच्छे गवर्नर सिद्ध हो रहे हैं। उनको काफ़ी सारे अवार्ड भी लगातार दिए जा रहे हैं। तो आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 कैसे गवर्नर होते हैं? डिप्टी गवर्नर। तो एक गवर्नर और 4 क्या? डिप्टी गवर्नर। तो अभी हम चारों डिप्टी गवर्नर देखेंगे जो वर्तमान में है, और गवर्नर तो हमें पता है शक्तिकांत दास साहब ही हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन और कौन से पूछे जाते हैं, हम थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं। देखिए ध्यान से, आरबीआई के पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 10 बार एग्जामों में आ चुका है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न आर्केल स्मिथ। क्या नाम था इनका? सर ऑसबॉर्न आर्केल स्मिथ, पूरा नाम है ये। वैसे इसका नाम सर ऑसबॉर्न स्मिथ भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, कई एग्जाम में ऑर्केल देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनका पूरा नाम यदि हम देखें तो सर ऑसबॉर्न आर्केल स्मिथ। कब से कब तक रहे ये आजकल इंपॉर्टेंट है, केवल इतना काम कर रही है। कौन थे? 1935 से लेकर 1937, 2 साल रहे। कौन? सर ऑसबॉर्न आर्केल स्मिथ। नेक्स्ट पॉइंट, ये इनकी फोटो भी देख सकते हैं। हमारी जो टीम है उसने आपके लिए प्रॉपर स्लाइड को अच्छे से तैयार किया है, जिसमें आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ साहब की फोटो भी लगाई गई है, आप देख सकते हैं, ब्रिटिश व्यक्ति थे। नेक्स्ट, पहले एग्जामों में केवल इतनी क्वेश्चन आता था कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, बच्चे याद कर लेते थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, वो याद करके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए, राजस्थान में एग्जामिनेशन हुए, तो छत्तीसगढ़ में टीटी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि आरबीआई के दूसरे गवर्नर कौन थे। इनका नाम भी याद रखना, ये भी एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, नाम था जेम्स ब्रैड टेलर। क्या नाम था? अरे 2 ही नाम है बेटा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है याद करने में, बिल्कुल दिक्कत नहीं जानी है। मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, एक स्लाइड को 2 बार बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। हमको तो बस याद इतने अच्छे से करना है, समझना इतने अच्छे से है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए बस। और आरबीआई पर आज 100% क्वेश्चन हम कवर करेंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है आरबीआई का। किसी भी एग्जाम, चाहे वो टीईटी में आ जाए, पुलिस में आ जाए, पटवारी में आ जाए, पीएससी में आ जाए, यूपीएससी में आ जाए, कहीं भी आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा आरबीआई का आज गलत नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स हो गया। तो आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, आरबीआई के दूसरे गवर्नर जेम्स ब्रैड टेलर, स्टार लगा लीजिए, जेम्स ब्रैड टेलर। और ये 6 साल आरबीआई के गवर्नर है, 1937 से 1943। कब से कब तक? 1937 से 1943। बिल्कुल क्लियर हो गया है सारे पॉइंट। तो स्ट्रक्चर क्या है आरबीआई का? एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये फोटो आप देख सकते हैं। दूसरे गवर्नर आरबीआई के जेम्स ब्रैड टेलर। आप फोटो देखना है तो आप यूट्यूब जा सकते हैं या गूगल कर लीजिए, फोटो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी जेम्स ब्रैड टेलर की। नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए, स्टार लगा लीजिए इस पॉइंट पर। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो हमने क्या पढ़ा अभी? 1935 से 1937 तक कौन थे? सर ऑसबॉर्न आर्केल स्मिथ। उसके बाद 1937 से लेकर 1943 तक कौन थे? जेम्स ब्रैड टेलर। और उसके बाद पहले भारतीय व्यक्ति सीडी देशमुख, पूरा नाम है चिंतामन
द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लें। ये है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख साहब, इनका फोटो भी हमारी टीम ने आपके सामने प्रस्तुत किया है, देख लीजिएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख, जो 1943 से 1949 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। कई बार एग्जाम पूछा गया है। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, सारे पॉइंट बिल्कुल 100% कवर किए गए। 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय मैंने आपको बताया था ना कि 1949 में कौन सा अधिनियम आया था, बैंकिंग विनिमय अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत हमने आरबीआई का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। तो जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी को किया गया, उस समय आरबीआई के जो गवर्नर बनाए गए उनका नाम था सर बेनेगल रामा राव, और कई जगह क्वेश्चन आ जाता है बीएन राव। पूरा नाम था सर बेनेगल रामा राव। क्लियर है? लिख लीजिएगा ध्यान से। तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हो गए, सीडी देशमुख। कब से कब तक रहे, 1943 से 1949 तक। 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे, बीएन राव साहब, बेनेगल रामा राव इनका पूरा नाम है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो लोग ध्यान दे देते हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसको भी 5 स्टार क्वेश्चन के साथ हम आगे लेके चल रहे हैं। 5 स्टार क्वेश्चन क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो वित्त मंत्री भी रहे। कौन से मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, और देश के आरबीआई के गवर्नर भी रहे। पहले एकमात्र ऐसे व्यक्ति, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री रहे, वित्त मंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री रहे, और प्रधानमंत्री के साथ साथ आरबीआई के गवर्नर भी रहे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो 15वें नंबर के गवर्नर थे। क्लियर एवरीवन? कौन से नंबर के? 15th नंबर के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन होगा भारतीय? सीडी देशमुख साहब, हमने लिख लिया है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। आरबीआई के जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था तब गवर्नर कौन थे? वो भी एक भारतीय व्यक्ति थे, ये बीएन राव साहब, इनकी फोटो भी आपको सामने दिख रही है। और आरबीआई के 15th गवर्नर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे और देश के वित्त मंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने महान अर्थशास्त्रियों में से एक थे जिन्हें, हमको ये जानकारी लेना है, जिन्हें देश में एलपीजी लाने का श्रेय जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जब भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत गंभीर दौर से गुजर रही थी, तब देश की इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी लाने का श्रेय भी किसको जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हम इकोनॉमिक्स की जब क्लासेस होंगी उन डिटेल क्लासेस में डिस्कशन करेंगे कि डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। उसी समय उन्होंने एलपीजी की नीति लाई और देश को खुली अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट किया, और आज हमारा देश विश्व के कई अग्रणी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में, अर्थव्यवस्था में लगातार आगे बढ़ रहा है, और आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर के आया है। और हम लगातार दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को लेकर, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है, उसको लेकर हम आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर क्या है आरबीआई का, एक गवर्नर प्लस 4 डीवाईजीओबी डिप्टी गवर्नर। कितने? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसमें करंट अफेयर भी है, जो बिल्कुल अभी हाल ही का है, जून करंट अफेयर है, ध्यान से देखिए। तो आरबीआई के जो 4 डिप्टी गवर्नर, उसमें पहले डिप्टी गवर्नर का नाम है टी रविशंकर साहब। क्या नाम है उनका?
टी रविशंकर, नोट कर लीजिएगा, टी रविशंकर। दूसरे हैं एम राजेश्वर राव। पहले कौन से हो गए? टी रविशंकर। दूसरे कौन हो गए? एम राजेश्वर राव। तीसरे हैं माइकल देवव्रत पात्रा। क्या नाम है इनका? माइकल देवव्रत पात्रा। और इसके बाद हैं श्री स्वामीनाथन जे। अभी हाल ही में 26 जून, आज ये वीडियो 1 जुलाई को बनाया जा रहा है, 1 जुलाई 2023 को ये वीडियो है पहला, जो हम आरबीआई के इंफॉर्मेशन को लेकर आए हैं। और अभी हाल ही में मुश्किल से 5 दिन पहले 26 जून 2023 में जो महेश कुमार जैन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, ये रिटायर्ड हो गए हैं और इनके स्थान पर स्वामीनाथन जे को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। किसके स्थान पर? तो एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसके स्थान पर, तो महेश कुमार जैन के स्थान पर श्री स्वामीनाथन जी को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। ये 26 जून 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हमको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, टी रविशंकर, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे। अब किसका नाम हट जाएगा? महेश कुमार जैन रिटायर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई की शाखाएं। भारत में आरबीआई के 4 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, जिसमें पहला मुख्यालय दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता। तो भारत के ये चारों मेट्रो सिटी हैं, चारों महानगर हैं। तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आसानी से लिख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर इट। नेक्स्ट, भारत में नोट छापने के कारखाने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में केवल 4 ही ऐसे स्थान हैं जहां पर नोट छापे जाते हैं। कितने स्थान हैं? 4। नासिक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, मैसूर कर्नाटका में है, टीपू सुल्तान की नगरी। मैसूर कहां पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, सालबोनी। बहुत से बच्चों को सालबोनी भूल जाता है। सालबोनी जो जगह है ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। कहां पर है ये? पश्चिम बंगाल में। तो नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, सालबोनी पश्चिम बंगाल और देवास मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए तो देवास से क्वेश्चन आने ही आना तय होता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको लिखा है कि देवास नोट प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। बिल्कुल याद रख लीजिएगा। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में है देवास। और न्यूज़ बार बार आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ नेपानगर में न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना है। चलिए ध्यान से देखिए, देवास में नोट छापने के कारखाने की स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974। तो भारत में नोट छापने के कितने कारखाने हैं? 4। पहला कहाँ? नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, सालबोनी पश्चिम बंगाल और देवास मध्य प्रदेश। और देवास याद रखना है 1974, 1974। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की एकमात्र ऐसी मिल जहां पर नोट छापने का कागज बनाया जाता है। आप सोचिए, भारत में केवल एकमात्र ऐसी मिल है, एकमात्र ऐसा कारखाना है जहां नोट छापने का कागज बनता है। भारत सरकार नोट छापने के लिए 80% कागज विदेशों से इंपोर्ट करती है। मतलब क्या करती है? आयात। भारत में नोट छापने का जो कागज है वो केवल एक स्थान पर बनता है, जिसका नाम है होशंगाबाद। होश उड़ाने वाली बात ही है। पूरा इतना बड़ा भारत, इतना ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन वाला देश, कागज प्रोडक्शन वाला भी देश, लेकिन फिर भी केवल सिक्योरिटी पेपर मिल हमारे यहाँ एक ही है, जो कहाँ पर है? होशंगाबाद में। और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। ये भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश टीईटी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जामों में भी पूछा गया है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद में। और 1968 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। तो देवास में 1974 में नोट छापने का कारखाना बना और नोट के कागज बनाने का कारखाना कहां पर है? होशंगाबाद में। कंफ्यूज मत होना, कागज होशंगाबाद में बनता है और नोट देवास में बनता है। देव तो देखो, नोट कौन दे सकता है? देवता ही दे सकते हैं। मेहनत करोगे तभी किस्मत आपकी खुलेगी, देवों का आशीर्वाद मिलेगा, हमको नोट मिलने की संभावना होगी। तो होशंगाबाद भारत का एकमात्र
ऐसा स्थान है जहां नोट छापने का कागज बनाया जाता है। और 80% नोट हम कहां से आयात करते हैं? विदेशों से। ध्यान रखिएगा, कोई पूछे कि नोट छापने का कागज बनता काहे से है, तो उसमें नॉर्मल पेपर का यूज होता है और साथ में कॉटन का यूज होता है। क्या यूज होता है? कॉटन, रुई जिसको हम पढ़ते हैं, हमारे यहाँ कपास मध्य प्रदेश में होती है ना, मंदसौर वाले क्षेत्र में होती है, नीचे खंडवा खरगोन वाले क्षेत्र में होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो ये भारत में नोट छापने के सारे कारखाने हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। भारत में सिक्के बनाने के टकसाल, सिक्के 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ये सिक्के कहाँ बनते हैं? 20 रुपए का सिक्का भी हाल ही में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। तो मुंबई, ये भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, मुंबई और कोलकाता, ये दो महानगर हो गए बिल्कुल अगल बगल, एक पश्चिमी और एक पूर्वी महानगर हो गया ये। नेक्स्ट इज हैदराबाद, तीसरा स्थान कौन सा है जहां सिक्के बनते हैं? हैदराबाद। और चौथा है नोएडा, उत्तर प्रदेश। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, इन 4 स्थानों पर भारत में सिक्के बनाने का काम किया जाता है। क्या बनाने का काम किया जाता है? सिक्के बनाने का काम किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सभी को याद हो गया होगा, नोट छापने का कारखाने नासिक, सालबोनी, मैसूर, देवास। कई बार चौरों पूछ लेते हैं। सालबोनी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन बढ़ाने की बात की थी, तो हमारी टीम ने इस पर विशेष ध्यान दिया। देखिए, जो नोट बनता है, नोट, उसमें इंक का यूज होता है। इंक, स्याही, ये नॉर्मल स्याही नहीं होती जिससे हम लिखते हैं, उस स्याही की का नाम है इंटेग्लियो इंक। क्या नाम है? कॉपी में लिख लेना। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा हल्का सा इंटरप्शन हुआ, फिर से देखिए। जो हमारा नोट छापा जाता है उसमें इंटेग्लियो इंक का प्रयोग होता है। किस इंक का प्रयोग होता है? तो पहली इंक का नाम है इंटेग्लियो इंक, दूसरी इंक का नाम है ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। क्या नाम है? ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। और तीसरी इंक का नाम है फ्लूरोसेंस इंक। क्या नाम है? फ्लूरोसेंस इंक। तो कितनी इंक है? 3, इंटेग्लियो, ऑप्टिकल वेरिएबल और नेक्स्ट इज फ्लूरोसेंस। मैं भी आपको बताता हूं ये कौन कौन सी इंक है, ध्यान से देखिए। जो ये हमारा 2000 रुपए का नोट है, ये दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए। इस 2000 के नोट में जो ये गांधी जी की तस्वीर बनी है, और ये जो नोट में जहां जहां आपको जाली जाली सा स्ट्रक्चर दिखता है, हल्का सा नेट स्ट्रक्चर दिखता है, आप समझ लीजिएगा इसमें इंटेग्लियो इंक का प्रयोग किया गया है। किस इंक का प्रयोग किया गया है? इंटेग्लियो। और जो ये 2000 जो चमकता है, कभी आप देखना 500 के नोट में 500 शाइन करता है हल्का सा, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। कौन सी इंक? ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। ध्यान से, तो ये जो इंक दिख रही हैं ये ऑप्टिकल वेरिएबल इंक है, जो हल्की सी चमकती हैं। आप देखना अपना 2000 का नोट, 500 का नोट जेब से निकाल कर देखिए, अभी वहां आपको दिख जाएगा कि इसमें जिन इंक का प्रयोग हो रहा है, ये सारी इंक कैसी है? ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, जो शाइन कर रही है। ये जो इंक है इसमें यूज हो रही है, जिसमें हल्का सा नेट रहता है, इसका नाम है इंटेग्लियो इंक। और ये पूरा नोट में जिस इंक का यूज होता है उसका नाम है फ्लोरोसेंस इंक। फ्लोरोसेंस इंक, क्या नाम है इसका? फ्लोरोसेंस इंक। क्लियर एवरीवन? जस्ट अ सेकेंड। हेलो हेलो, हेलो, हाँ बताइए। मैं 10 मिनट बात करता हूँ आपसे, 10 मिनट बात करता हूँ, 5 मिनट। मैं आ रहा हूँ, घर ही पे आ रहा हूँ, ठीक है? देखिए, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये इंक आपको समझ में आ गई। ये जो इंक है ये ऑप्टिकल वेरिएबल इंक है, जो शाइन करती है। ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये इंटेग्लियो इंक है और इसका नाम है फ्लूरोसेंस इंक। क्लियर एवरीवन? हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट देखिएगा, आरबीआई के कार्य।
बिल्कुल, अगर एग्जाम में मेंस में लिखने के लिए आ जाए, कहीं भी पूछे कि आरबीआई कौन कौन से कार्य करता है, प्री एग्जामिनेशन में भी आ जाए तो भी देख लीजिएगा। सबसे पहले इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। आरबीआई वह बैंक है जिसमें बैंकों के खाते होते हैं। जैसे एसबीआई का खाता किसमें होगा? आरबीआई में होगा। एचडीएफसी का खाता कहाँ होगा? आरबीआई में होगा। हम डायरेक्ट आरबीआई में अपना खाता नहीं खुला सकते, इसलिए बैंकों का बैंक कौन है? जैसे एसबीआई अपना पैसा कहाँ रखता है? आरबीआई के पास। तो किससे पैसा लेता है वो? आरबीआई से। इसलिए आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक कहा जाता है? सेंट्रल बैंक। आरबीआई कौन सा बैंक कहलाता है? सेंट्रल बैंक, या इसको हम कहते हैं केंद्रीय बैंक। हमको ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट, बैंकों का सलाहकार होता है। अब बेचारे बैंक हैं, कभी कमजोर पड़ जाएं, उनको नहीं पता देश की अर्थव्यवस्था में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, कैसे बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करना है, कौन सी लोक लुभावन योजनाओं के माध्यम से हम लोगों को अपने बैंक के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, कैसे हम बैंक की मजबूती को लेकर, लोन बांटने को लेकर, सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने को लेकर हम किससे सलाह लेते हैं? आरबीआई से। तो बैंकों का सलाहकार भी होता है, केंद्रीय बैंक भी है, और इसी को हम क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट, देश की मौद्रिक नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन। देश में मुद्रा का प्रचलन कैसे होगा, किस प्रकार से देश की मौद्रिक नीति होगी, रेपो रेट क्या होगा, बैंक रेट क्या होगा, सीआरआर क्या होगा जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, पीएलआर क्या होगा, प्राइम लैंडिंग रेट क्या होगा, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कैसे होगा, ये सब कौन तय करता है? आरबीआई। तो देश की मौद्रिक नीति, उसका निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आरबीआई की होती है। नोट निर्गमन का एक अधिकार। सुनिए ध्यान से, देश में जितने भी नोट चलते हैं, केवल 1 रुपए का नोट छोड़कर, कौन सा नोट छोड़कर? 1 रुपए का नोट, मैं यहां पर बना दे रहा हूं, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। सिक्के हो कौन जारी करता है? आरबीआई। नोट निर्गमन का एकाधिकार, और कोई बैंक नोट जारी नहीं कर सकता। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है, यह भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। ध्यान से अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। क्लियर है ना? और वित्त मंत्रालय इस 1 रुपए के नोट को जारी कर इस पर जिसके सिग्नेचर करवाता है, उसका नाम है वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो हमको याद रखना है कि इस पर कौन दस्तखत करता है? वित्त सचिव। अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। आप अपने घर में 1 रुपए का नोट देखना, और जो 1 रुपए का नोट होगा, 1 रुपए का नोट, और उस पर दस्तखत किसके होंगे? वित्त सचिव। किसके दस्तखत होंगे? वित्त सचिव के हस्ताक्षर। और 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है? मैंने अभी आपको बताया, वित्त मंत्रालय। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। क्लियर? नेक्स्ट, देश की बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रक एवं निरीक्षक। हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली किस प्रकार से चलेगी, उस पर नियंत्रण रखता है, उस समय समय बैंकों पर निरीक्षण भी करता है। ऐसा तो नहीं कि बैंक जनता का पैसा खा के भाग जाए। जनता के पैसे को सुरक्षा दी जा रही कि नहीं दी जा रही है? जनता द्वारा जो पैसा बैंक में जमा हो रहा है, क्या उसको सही जगह निवेश किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि बैंक दिवालिया घोषित होने की स्थिति में हो, जनता का पैसा डूब रहा हो। अर्थात देश की बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रक भी है और उसका क्या है? निरीक्षक भी है। बिल्कुल हमको क्लियर रखना है। नेक्स्ट, साख नियंत्रण। हमारे देश की जो मुद्रा है, क्या है? मुद्रा। उस मुद्रा की साख, उसकी जो क्रेडिटिबिलिटी है, उसका जो क्रेडिट है, वो बना रहे देश में और विश्व में। कहीं भी हमारी मुद्रा कमजोर ना पड़ जाए, उसकी साख नियंत्रक का भी कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। आपको जानकारी होगी, जैसे हम पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, तो हमको डॉलर में भुगतान करना पड़ता है।
कई दुनिया के देश हैं जो हमको डॉलर में पेमेंट भी करते हैं। जब हम डॉलर में पेमेंट लेते हैं तो उसका संरक्षण कौन करता है? आरबीआई करता है। और जब हम पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, तो उसका पेमेंट भी कौन कर देता है? आरबीआई कर देता है। काहे के रूप में? डॉलर में। कहीं हमको डॉलर चाहिए, कहीं हमको पाउंड चाहिए, कहीं हमको दिनार चाहिए, कहीं हमको विदेशी रुपए युआन चाहिए, जैसे जापानी करेंसी येन है, येन चाहिए। वैसे तो आजकल भारत दुनिया के कई देशों के साथ जो व्यापार कर रहा है वो रुपए में कर रहा है। काहे में कर रहा है? रुपए में। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, विश्व में अभी भी डॉलर एक हॉट करेंसी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हॉट करेंसी? हॉट करेंसी का मतलब होता है जिसका प्रचलन पूरी दुनिया में ज्यादा हो, जो बहुत आसानी से दूसरे रुपयों में कन्वर्ट हो जाए। पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करना चाहती है, तो भारत को भी विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना होता है। तो ये संरक्षण कौन करता है? आरबीआई। तो मैं लास्ट में एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ इसको। आरबीआई को किसका बैंक कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं। बैंकों को सलाह देता है, देश की मौद्रिक नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, नोट निर्गमन का एकाधिकार भी इसके पास है, देश की बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रक एवं निरीक्षक होता है, शाख नियंत्रण का भी ये कार्य करता है, और विदेशी मुद्रा भंडार का क्या है? ये संरक्षक भी है। अपनी कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल में और इसको लिख लीजिएगा कहीं। नेक्स्ट, अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2022 का एग्जाम हुआ। एमपीपीएससी 2022 का एग्जाम, और इस एग्जाम में भारत में विमुद्रीकरण से जुड़े हुए प्रश्न आए। काहे जुड़े हुए प्रश्न आए? भारत में विमुद्रीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। अभी हम सब लोग पढ़कर आए हैं 1 अप्रैल 1935। और 1 अप्रैल 1935 के बाद से 3 बार 1946 में, 1978 में, और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2016 में 3 बार देश में डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण हो चुका है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन याद रखिए, देश में आरबीआई की स्थापना के बाद कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका? 3 बार। कितने बार हो चुका? 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। तो पहला तो ये क्वेश्चन सेल्फ एग्जाम पूछा गया कि भारत में कितने बार डिमोनेटाइजेशन हुआ? 3 बार। डायरेक्ट हम एग्जाम को आंसर दे देंगे, कितने बार विमुद्रीकरण हुआ या डिमोनेटाइजेशन हुआ? 3 बार। सबसे पहला डिमोनेटाइजेशन हुआ 1946 में। 1946 में 1000 और 10,000 रुपए के नोट क्या हुए? बंद हुए। कितने रुपए के नोट बंद हुए? 1000 और 10,000 रुपए के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद कर दिए। 1978 में 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट भारत सरकार ने बंद कर दिए और आरबीआई ने बंद कर दिए। तो 1978 में 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट क्या कर दिए? बंद कर दिए। हमको याद रखना है, ये मैंने आपके सामने नोटों की तस्वीर भी रखी। ये 10,000 रुपए का नोट है और ये 5,000 रुपए का नोट है। ये 5,000 और ये कितना? 10,000। कभी आपसे डेट पूछे तो 16 जनवरी 1978 को मोरारजी लाल देसाई की सरकार ने, किसने? मोरारजी लाल देसाई। आपको जानकारी होगी 1977 में इंदिरा गांधी को हराकर जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस को हराकर जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी लाल देसाई। और मोरारजी लाल देसाई उस समय रोलिंग प्लान लेकर आए थे। कौन सा प्लान लेकर आए थे? अनवरत योजना के नाम से जाना था। और उन्होंने सबसे पहले देश में काले धन को नियंत्रित करने के लिए 1978 में डीमोनेटाइजेशन करने की बात कही और 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट क्या कर दिए? बंद कर दिए। नेक्स्ट, तीसरा डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को, डेट भी याद रखना, 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के नोट बंद कर दी। ये बिल्कुल माल्यार्पण की हुई फोटो आपके सामने प्रस्तुत की गई है, ध्यान से देख लीजिएगा। 1000 का माल्यार्पण हो गया, ये सीधा अंतिम संस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया 1000 रुपए के नोट का और कितने का? 500 रुपए के नोट का। ये हम सभी लोगों ने देखा है, तो इसको तो दिक्कत जाने नहीं वाली किसी को कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। तो 1946, 1978 और 2016 देश में कितने बार डिमोनेटाइजेशन हुए? 3 बार। और डिमोनेटाइजेशन करता कौन है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। हमने स्लाइड को बहुत अच्छे तरीके से आरबीआई के बारे में जानकारी ली और ये हमारे इन एकेडमी चैनल का लोगो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसके माध्यम से ये जानकारी आपको प्रस्तुत कराई जा रही है। तो ये आज आरबीआई का पूरा इन्फॉर्मेशन, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इतिहास से लेकर वर्तमान तक हमने सारे कवर किए। थैंक यू एवरीवन। इस क्लासिफाइड नॉलेज को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिसमें हर व्यक्ति आरबीआई से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी नई क्लास, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आरबीआई से जुड़े हुए क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसके लिए सारे क्वेश्चंस जितने भी आरबीआई जुड़े हुए एग्जामों में आए हुए हैं, आरबीआई के इतिहास से लेकर वर्तमान तक, हम सारे क्वेश्चनों को आज कवर करने वाले हैं एक प्रॉपर स्लाइड के माध्यम से। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन 1926 के द्वारा की गई थी। वर्ष 1926 में एडवर्ड हिल्टन यंग एक व्यक्ति थे, इनके अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। और इस कमीशन ने